हेलो एवरीवन, सीटेट 2022 के आराम सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का लेक्चर है लैंग्वेज पढ़ाते वक्त कौन कौन से चैलेंजेस टीचर फेस करती है, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जो लास्ट का लेक्चर था जिसमें हमने देखा था रोल ऑफ ग्रामर, ग्रामर का क्या रोल है और किस तरीके से किन किन मेथड्स को यूज करके ग्रामर पढ़ाई जाती है, उसके बारे में हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इस लेक्चर को जरूर देखिएगा क्योंकि ये जो मेथड्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्वेंटली 2 या 3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। और आज का जो लेक्चर है वो है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। भाषा पढ़ाने के लिए कौन कौन से चैलेंज एक टीचर फेस करती है डाइवर्स क्लासरूम में, जहाँ लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर जैसी चीजें भी हमें देखने को मिलती है। और इसके पहले के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए गए हैं। उन्हें देखने के लिए आपको जाना होगा चैनल की प्लेलिस्ट सीटेट 2022 लैंग्वेज पेपर 1 एंड पेपर 2, जहां आपको सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में मिल जाएंगे। उन्हें देखकर आप सीटेट की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे, जिसमें हम देखेंगे चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। भाषा पढ़ाने के क्या क्या चैलेंजेस है, जिसे हम 4 पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। एक तो डाइवर्स क्लासरूम में हम कौन कौन से चैलेंजेस देखते हैं, वो लैंग्वेज डिफिकल्टीज कैसे बच्चा फेस करता है, कौन कौन सी गलतियां, किस तरीके से गलतियां करता है, और कौन कौन से लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं जो बच्चे फेस करते हैं जिसको सॉल्व करने की जरूरत होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइवर्स क्लासरूम की। डाइवर्स क्लासरूम क्या होता है? एक ऐसी क्लासरूम, एक ऐसी सिचुएशन जहां हर एक बैकग्राउंड के, कल्चर के, रीजन के, रिलीजन के बच्चे होते हैं, जिनके अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स होती है, अलग अलग लर्निंग नीड्स होती हैं, एबिलिटीज होती हैं, डिफिकल्टीज होती हैं, जिनके बेसिस पे हम उनको उनकी नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि हर बच्चे की भाषा भी अलग अलग होती है, जिसे हम मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। और हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है, और इन 2 पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर हम ज्यादा फोकस रखेंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज या डाइवर्स क्लासरूम में चैलेंजेस क्रिएट करते हैं और सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस भी इन पे आते हैं। इसमें सबसे पहले मल्टीलिंगुअलिज्म। पहले हम ये देख लेते हैं कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है। ये दोनों ही स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग इंडिया में इंग्लिश जो लैंग्वेज भाषा यूज की जाती है वो ग्लोबल लैंग्वेज है, जिसे मल्टीलिंगुअल कंट्री जैसे इंडिया में यूज किया जाता है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसी के साथ मल्टीलिंगुअलिज्म एक रिच रिसोर्स होता है किसी भी भाषा की कक्षा में, क्योंकि वहां पे अलग अलग तरह की भाषाओं का प्रयोग करके बच्चों को अलग अलग भाषाएं सिखाई जाती हैं। लेकिन मल्टीलिंगुअलिज्म एक चैलेंज भी क्रिएट करता है, बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करता है, क्योंकि हर बच्चे की अपनी भाषा होती है, हर बच्चे की मातृभाषा होती है, जो नई भाषा सीखने में एक हर्डल क्रिएट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों को जब स्कूल में एडमिट करवाया जाता है, जब बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो उनको हैबिट होती है मातृभाषा यूज करने की। इसलिए जब नई भाषा सिखाई जाती है तो वो अपनी भाषा का प्रयोग ज्यादा करते हैं, नई भाषा वो ठीक से नहीं सीख पाते। और इसी कारण बच्चों को अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती कि वो कक्षा के बाहर जाके, स्कूल के बाहर जाके उस नई भाषा का प्रयोग कर सके। इस कारण मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब बच्चा अपनी अपनी मातृभाषा का प्रयोग तो करते हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म बन भी जाता है, रिच रिसोर्स भी बन जाता है, लेकिन नई भाषा बच्चा उसे ठीक से नहीं सीख पाता है। इसलिए मल्टीलिंगुअलिज्म एक चैलेंज क्रिएट करता है टीचर के लिए, एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एक रिच रिसोर्स होने के बावजूद भी बच्चों के लिए हिंडर क्रिएट करता है भाषा सीखने के लिए। इसी के साथ जो अगली प्रॉब्लम हम देखते हैं वो है लर्निंग स्टाइल, क्योंकि हर एक बच्चे का लर्निंग स्टाइल अपना अलग होता है। जैसे कि एक लर्निंग स्टाइल है ऑडिटरी लर्नर्स का, बेसिकली जो लेक्चर मेथड से ज्यादा सीखना प्रेफर करते हैं, जो सुनकर ज्यादा सीखना प्रेफर करते हैं। इसी के साथ है विजुअल लर्नर्स, जो देख कर ज्यादा प्रेफर करते हैं सीखना। यानी अगर आप उनको टेक्स्ट बुक दिखाएं या ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा दिखाएं, डायग्राम दिखाएं, उससे ज्यादा वो सीखना पसंद करेंगे बजाय कि लेक्चर मेथड से या ऑडिटरी मेथड से। इसी के साथ है थर्ड काइनेस्थेटिक। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर बच्चे इससे ज्यादा प्रेफर करते हैं सीखना, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को हम मूवमेंट से, साइकोमोटर स्किल से टच करवा के या हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करके सिखाते हैं। इसलिए जब बच्चा हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करता है तो वो ज्यादा जल्दी सीखता है। इसलिए ज्यादातर बच्चों को एक्टिविटीज करवाई जाती है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करवाई जाती है, जिसमें बच्चा करके सीखता है। उसमें वीडियो और ऑडियो का भी यूज किया जा सकता है जब बच्चे को हम कोई एक्टिविटी करवाते हैं। इस तरीके से तीनों तरीके के लर्नर्स एक साथ कक्षा में सीख सकते हैं अगर ऑडियो वीडियो का यूज करके एक्टिविटी करवाई जाए। यह लर्निंग स्टाइल, इसके बेस पे चैलेंज क्रिएट होता है, लेकिन ये इंटरेस्ट भी क्रिएट करता है क्योंकि बहुत तरीके की यहाँ पे टीएलएम्स यूज किए जाते हैं, बहुत तरीके के मेथड्स यूज किए जाते हैं, और बच्चे को अलग अलग तरीके से सीखने का मौका मिलता है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट चैलेंज है वो है लैंग्वेज डिफिकल्टीज का। लैंग्वेज डिफिकल्टीज बेसिकली क्या होता है कि जो लैंग्वेज स्किल्स बच्चे को सिखाई जाती है, जैसे स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, उसमें बच्चे को क्या क्या डिफिकल्टीज आती है भाषा सीखते वक्त, बोलना सीखते वक्त, पढ़ना सीखते वक्त या लिखना सीखते वक्त। ये बहुत कॉमन है, फ्रीक्वेंट है, और जो बच्चा सीख रहा होता है वो अक्सर इन गलतियों को करता भी है।
जिससे बोलते वक्त बच्चों की प्रोनाउंसिएशन कई बार गलत होती है या बच्चा बोलते वक्त हेजिटेट करता है। ये बहुत कॉमन सी मिस्टेक्स है, कॉमन सी डिफिकल्टीज हैं जो हर एक बच्चे में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बच्चा अभी भाषा सीखना शुरू कर रहा है। तो भाषा सीखना शुरू करेगा तो डिफिकल्टीज और एरर्स तो उसके आएंगे ही आएंगे। इसी तरीके से रीडिंग करते वक्त अक्सर बच्चा धीरे धीरे रीड करता है, फिर उसकी पढ़ने की स्किल बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, प्रोनाउंसिएशन उनका पहले प्रॉब्लमेटिक रहता है, डिफिकल्टी रहती है, प्रैक्टिस के साथ सुलझ जाता है, सॉल्व हो जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम रहती है, लेकिन वही बात है, बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाएगी तो वो इजीली कॉम्प्रिहेंड करना सीख जाएंगे। फिर है राइटिंग, जिसमें बैड हैंड राइटिंग और स्पेलिंग एरर्स आते हैं। अक्सर जब बच्चा लिखना शुरू करते हैं तो उनकी ग्रिपिंग नहीं बनती पेंसिल पे, इसलिए उनकी बैड हैंड राइटिंग आती है। और क्योंकि हम लैंग्वेज बच्चे को सिखा रहे हैं तो वहाँ पे स्पेलिंग में भी एरर देखने को मिलता है। लेकिन ये किस लिए होती है डिफिकल्टीज? जो इसका मेन रीजन रहता है वो ये रहता है कि बच्चे को वो चीजें, वो भाषा सीखने का अपॉर्चुनिटी, मौका नहीं मिलता। बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता जहाँ वो बिना किसी हिचक के फ्रीली कंफर्टेबली भाषा सीख सके। भाषा सिखाने के लिए एक फॉर्मल क्लासरूम दिया जाता है, इसलिए बच्चे वहाँ पे इजीली नहीं सीख पाते। बच्चे को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिया जाएगा तो बच्चे इजीली भाषा सीख पाएंगे, लिखना, बोलना, पढ़ना सीख पाएंगे। बस उनको एक कंड्यूसिव कंफर्टेबल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। और इसका सोल्यूशन कई बार देख चुके हैं हम, क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड रेगुलर प्रैक्टिस बच्चे को करवाई जाए तो उनकी प्रोनाउंसिएशन, राइटिंग हैबिट, स्पीकिंग स्किल, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीजें करेक्ट करवाई जा सकती है। इसी के साथ जो थर्ड है वो है एरर्स। अभी हमने देखा कि बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, डिफिकल्टीज उनको फेस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि बच्चा न्यूली वो लैंग्वेज सीख रहा था और उसको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिलता। इसी के कारण बच्चा एरर्स भी करता है। एरर यानी कि मिस्टेक जो बच्चा करता है लैंग्वेज सीखते वक्त, वो कॉमन है क्योंकि बच्चा सीख रहा है। वो एक निशानी होती है जब बच्चा गलतियां करता है कि बच्चा कुछ नया सीख रहा है। उनकी गलतियों से हमें पता चलता है कि कितनी उसकी नॉलेज बन रही है, कितना उसे और नॉलेज देने की जरूरत है, कितना उसे सपोर्ट, गाइडेंस की जरूरत है। इसलिए एरर्स जब बच्चा करता है तो उसे इग्नोर करने के बजाय उन्हें अप्रिशिएट करें, उन्हें हेल्प करें, गाइड करें, ताकि हम उनकी गलतियों को उनकी लर्निंग में इम्प्रूव करवा सकें, उनकी लर्निंग को एनहेंस कर सकें। इसलिए गलतियों के जरिए जो बच्चा करता है वो सीखता है। और बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दी जाए कि वो खुद अपनी गलतियों को, एरर्स को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि जब बच्चा अपनी गलती खुद आइडेंटिफाई करेगा तो उसके लिए और इजी हो जाएगा अपनी गलती को सुधारना। इसलिए जब बच्चे को डिफिकल्टीज आती है, गलतियां करता है, तो उसे इग्नोर करने के बजाय उसको सपोर्ट करे, गाइड करे कि किस तरीके से वो उन गलतियों को, डिफिकल्टीज को दूर कर सकता है। बेसिकली उसको प्रैक्टिस करवाई जाए कि किस तरीके से प्रैक्टिस के जरिए वो जो स्पेलिंग एरर्स कर रहा है या पढ़ते वक्त एरर्स करता है या बोलते वक्त एरर कर रहा है तो एरर्स, गलतियां ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इस टॉपिक पे, इसे देखने के लिए आपको जाना होगा दिल्ली बाइट्स की ऑफिशियल वेबसाइट, जहां आपको मॉक एंड कोर्सेज देखने को मिलेंगे। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे वहां आपको सीटेट के 2 मॉक देखने को मिलेंगे। एक है फुल फ्लेज मॉक टेस्ट जिसमें 150 नंबर का पूरा पेपर दिया गया है। दूसरा है टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट जहां आपको हर एक टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चंस आए वो पता चलेंगे। तो उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस जरूर करिए ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस पता चले। फिर फुल फ्लेज मॉक टेस्ट जरूर करना ताकि आपकी कमांड बन सके, आपको पेपर सॉल्व करना आ सके, आपकी टाइम मैनेजमेंट की स्किल डेवलप हो सके। तो इन मॉक टेस्ट को जरूर ट्राई करिएगा। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा मतलब आपको इस टॉपिक पे 2 या 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे पूरे पेपर में। सीडीपी में भी क्वेश्चन आता है, मैथ्स में भी क्वेश्चन आ जाता है, लैंग्वेजेस में भी इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके क्वेश्चंस, इसके टॉपिक को जरूर समझेगा। पहले टॉपिक ही देख लेते हैं। टॉपिक क्या है? वो है लर्निंग डिसऑर्डर। देखिए अभी हमने जो लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करी थी और जो हम बात करने वाले हैं लर्निंग डिसऑर्डर, आपको सिमिलर साउंड होंगे लेकिन इनमें डिफरेंस है और बहुत मेजर डिफरेंस है। डिफरेंस सबसे बड़ा यही है कि लर्निंग डिसेबिलिटी को आप प्रैक्टिस के जरिए रेक्टिफाई करवा सकते हैं। अगर बच्चे को रेगुलर प्रैक्टिस दी जाएगी तो बच्चा उन डिफिकल्टीज को ओवरकम कर लेगा। लेकिन डिसऑर्डर क्या है? जब बच्चा डिसऑर्डर करता है, पढ़ते वक्त गलतियां करता है, मतलब रेगुलर गलती करता है, लिखते वक्त, पढ़ते वक्त, बोलते वक्त, तो वो जो गलती बच्चा करता है उसको रेक्टिफाई करवाने के लिए उनको स्पेशल थेरेपी या ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। वहां सिर्फ प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा। जिसमें हम 3 मेजर डिसऑर्डर्स देखने वाले हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्पेजिया। जिसमें डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, ये 2 इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रिक्वेंटली आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे पेपर में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिसलेक्सिया का। डिसलेक्सिया क्या है?
देखिए डिसलेक्सिया क्या है, इसे आप कंपेयर कर सकते हैं तारे जमीन की जो फिल्म आई थी तारे जमीन पर, उससे। उसमें जो ईशान अवस्थी नाम का कैरेक्टर था, जिस बच्चे ने वो कैरेक्टर निभाया, उसे डिसलेक्सिया की ही प्रॉब्लम थी, जिसमें वो रीडिंग की स्पेलिंग की गलतियां करता था। बेसिकली क्या होता है इस डिसऑर्डर के दौरान, बच्चे को जो वर्ड्स होते हैं, अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में जो वर्ड्स होते हैं जैसे ए बी सी डी या अ आ ई होते हैं, वो बच्चे के माइंड में उल्टे इमेज बनती है। जैसे अगर हम बी की बात करें, नॉर्मली हम बी इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन बच्चे के माइंड में बी का इमेज इस तरीके से बनेगा, सी इस तरीके से बनेगा, डी इस तरीके से बनेगा। मतलब कि जो ये डिसऑर्डर है, इसमें मिरर इमेज बच्चे की बनती है, या फिर इमेज गलत बनती है बच्चे के माइंड में, जिस कारण वो गलत प्रोनाउंस करता है, गलत पढ़ता है, गलत लिखता है। वो होता है डिसलेक्सिया। इसमें जो भी इमेज बनेगी, चाहे अक्षर कोई सा भी हो, किसी भी भाषा को, बच्चे के माइंड में वो वर्ड गलत बनेगा, अक्षर गलत बनेगा। इसलिए बच्चे को रीडिंग और स्पेलिंग में यहाँ प्रॉब्लम आती है। ये डिफिकल्टी नहीं है, ये डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें माइंड में कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण बच्चे को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। डिफिकल्टीज में बच्चे की प्रैक्टिस के जरिए वो प्रॉब्लम या वो मिस्टेक, वो एरर कवर करा जा सकता है, लेकिन डिसलेक्सिया में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बच्चे को स्पेशल थेरेपी की जरूरत होती है। इसी तरीके से डिस्ग्राफिया है, डिस्ग्राफिया में भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चे का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता माइंड और हैंड का। बच्चा यहाँ पेंसिल ठीक से नहीं पकड़ पाता, जिसके कारण बच्चा जो लिखता है वो भी ठीक से नहीं लिख पाता। देखिए यहाँ जो वर्ड्स बच्चे के बनेंगे वो सही बनेंगे, जैसे एस टी ई, जो भी बच्चा लिखना चाह रहा है सही लिखेगा, मिरर इमेज नहीं बनेगी, या उसका जो वर्ड होगा वो उल्टा नहीं लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम किस चीज की आएगी कि बच्चे का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा लिखते वक्त। अक्षर छोटे बड़े होंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे, हो सकता है कि वो लाइंस में भी ना लिखे, लाइन से नीचे या ऊपर जाके लिखे। ये होता है डिस्ग्राफिया, जिसमें बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है। जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है वो डिस्ग्राफिया कहलाता है। लेकिन जब बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम आए, मिरर इमेज उनके अक्षरों की बने, बच्चा ठीक से ना बोल पाए, ना लिख पाए, वो डिसलेक्सिया होता है। और अक्सर बच्चे को देखा गया है, जिस बच्चे को डिसलेक्सिया है उन्हें डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। इस तरीके से थर्ड डिसऑर्डर है, वो है अफेजिया या डिस्फेसिया भी इसे हम कहते हैं। इसमें बेसिकली बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम आती है, यानी कि जो बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता, लिपसिंग करता है, मर्मरिंग करता है, या जो बच्चा ये नहीं समझ पाता कि उसे क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, या जो उसे माइंड में चीजें आती है उसे ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसे अक्सर अफेजिया की प्रॉब्लम होती है। इससे कुछ सिम्टम्स है, जैसे कि बच्चे को ठीक से बोलने में प्रॉब्लम होती है, वो नहीं समझ पाता कि सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है, वो जो स्पीडली बोल जाता है, लेकिन वो जिस बच्चे को अफेजिया होगा वो समझ नहीं पाएगा कि सामने वाले पर्सन ने क्या बोला। बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है। ऑब्वियसली जब बच्चे को ये नहीं समझ आएगा सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है, तो वो ठीक से लिख भी नहीं पाएगा, वो लिखे हुए वर्ड्स को भी नहीं ठीक से समझ पाता। क्योंकि जब उसे ये नहीं समझ आता कि वो सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है, तो जो सामने वाला पर्सन से सिखा रहा होगा, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे टीचर हो, तो वो नहीं समझ पाएगा। इसी कारण वो जो लिखे हुए वर्ड्स हैं वो नहीं समझ पाता, ना वो खुद लिखकर प्रेजेंट कर पाता है। उसे याद करने में भी प्रॉब्लम रहती है। वो कई बारी जो ऑब्जेक्ट्स हम उसे दिखाते हैं, समझाते हैं, नाम याद करवाते हैं, वो उनको याद नहीं रख पाता। ये अफेजिया की प्रॉब्लम है, जो बोलने से लेकर कितने तरीके से लिंक है, ये यहाँ पे देखने को हमें मिली। सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ डिसऑर्डर ये रहता है कि बच्चे को यहाँ पे ये नहीं समझ आता कि सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है, जिसके कारण बाकी प्रॉब्लम्स बच्चे को यहाँ देखने को मिलती है। देखिए ये अभी हमने जो डिसऑर्डर्स डिस्कस किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा मिनिमम। मैक्सिमम आपको तीनों पेपर में मिला के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जिसमें डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको अच्छे से ध्यान में रखना कि इनका मेजर डिफरेंस क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी सिचुएशन देख के आपको ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, जिसको जो कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो ध्यान रखना, डिसलेक्सिया में रीडिंग और स्पेलिंग की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन डिस्ग्राफिया में लिखने की प्रॉब्लम आती है। इस लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसे कि एक नोटबुक चेक करते वक्त टीचर ने देखा कि बच्चा ना लिखते वक्त, अक्सर लिखते वक्त ये गलती कर रहा है। बी को वो डी की तरह लिख रहा है, एम को वो डब्ल्यू की तरह लिख रहा है, यानी रिवर्स इमेज बना रहा है। तो बच्चे किस चीज के साइन शो कर रहा है? लर्निंग प्रेफरेंस के, लर्निंग स्टाइल के, लर्निंग डिसेबिलिटी के, लर्निंग डिफरेंसेस के। देखिए मिरर इमेज, रिवर्स इमेज बच्चा बना रहे तो लर्निंग डिसेबिलिटी है। कौन सी डिसेबिलिटी है ये? डिसलेक्सिया वाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर रिपीट हुआ है कई बार पेपर में। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है एनसीएफ के अकॉर्डिंग इंग्लिश जो इंडिया में पढ़ाई जाती है, मल्टीलिंगुअल कंट्री है इंडिया, तो वहां पे कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश, ग्लोबल लैंग्वेज। अभी हमने देखा भी है और इम्पोर्टेंट मैंने मार्क भी करवाया था, इसके बेस पे क्वेश्चन भी आता है।
तो एनसीएफ की जो 2-3 स्टेटमेंट्स है जो लैंग्वेज या मल्टीलिंगुअल को लेकर है, उसको आप याद रखिएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है लर्निंग टू रीड। बच्चे को जब हम पढ़ना सिखाते हैं तो नेचुरल और एसेंशियल स्टेज कौन सी है? पढ़ते वक्त एरर करना या कोई भी मिस्टेक ना करना या लेटर्स को वर्ड्स को रोट में मेमोराइज करना, यानी कि जैसे लिखा उसे रट लेना। तो अभी हमने पढ़ा भी है कि क्या है कि कोई भी लैंग्वेज बच्चे को सिखाई जाए उसमें गलतियां होती है और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बच्चा गलती करेगा तभी हमें पता चलेगा कि बच्चा सीख रहा है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि अगर हम बच्चे को लैंग्वेज होम लैंग्वेज यानी इनकी मातृभाषा है वो यूज करने से अगर हम बच्चे को मना कर दें, अगर हम बच्चे से कहें कि बेटा आपको होम लैंग्वेज यूज नहीं करनी स्कूल में, तो क्या होगा? वो किस तरीके से बच्चे को इम्पैक्ट करेगा? लर्निंग पे इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, बच्चे को जो राइट है फ्रीडम टू स्पीक उसका वायलेशन होगा, या फिर होम लैंग्वेज अगर हम बच्चे को अलाउ नहीं करते वो एक इलीगल टास्क है, या फिर बच्चा इसे मार्जिनलाइज्ड यानी हाशियाई महसूस करेगा, उसे लगेगा कि उसे क्लास से निकाला जा रहा है या उसे क्लास से अलग किया जा रहा है। तो देखिए हम अगर बच्चे को होम लैंग्वेज मदर टंग मना करते हैं यूज करने से तो उससे बच्चे को लगेगा कि वो क्लास से अलग है, इसलिए उसे होम लैंग्वेज मदर टंग यूज करने से मना किया जा रहा है। हमें ऐसा नहीं करना है, बच्चे पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये वाला भी कई बार रिपीट हुआ है, जिसमें कहा गया है कि मदर टंग मल्टीलिंगुअलिज्म का बेस है। किस तरीके से? क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो स्कूल में एंटर करते हैं वो मदर टंग से बोलना शुरू करते हैं, मदर टंग यूज करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे वो बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखते हैं। या फिर जो लर्नर्स हैं वो होम लैंग्वेज में अच्छे से निपुण होकर आते हैं और वो इंग्लिश और हिंदी को ऐड करते हैं जब वो स्कूल में एंटर करते हैं। या फिर बच्चे इंग्लिश में स्कूलिंग करना शुरू करते हैं, यानी स्कूल में जब आते हैं तो वो इंग्लिश में पढ़ना शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके वो बाकी भाषाएं ऐड करते हैं। या फिर बच्चे को प्राइमरी क्लास में मदर टंग में पढ़ाया जाए फिर इंग्लिश उसमें ऐड करवाई जाए लैंग्वेज उनका मल्टीलिंगुइज्म बनाने के लिए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है, क्योंकि जब बच्चा मदर टंग सीखता है वो तो बेस है ही उसका, हमने पढ़ा भी है एनईपी में कि किस तरीके से बच्चे को जो मदर टंग में पढ़ाया जाएगा बच्चा इजीली सीखेगा। और उसके बाद क्या होता है फिर अलग अलग लैंग्वेजेस उसको सिखाई जाती है ताकि वो अलग अलग लैंग्वेजेस सीख के मल्टीलिंगुअलिज्म में आ सके और वो आगे उसको यूज करना शुरू कर सके। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है जिसमें मेंशन है कि मदर टंग तो बच्चे का स्कूल बेस है, स्कूल में जब लर्निंग करवाई जाएगी मदर टंग से करवाई जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उसमें और भी लैंग्वेजेस ऐड करवाई जाएगी। देखिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीलिंगुअलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ लर्निंग डिसऑर्डर का भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पे आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको जाना होगा वेबसाइट के लिए। अभी तक के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे, इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।